तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत में जितना भी क्लास हैं, कम से कम 2 या 4 क्लास होंगी, तो आप सभी क्लास को देखिएगा। यदि आपने अभी तक दिल्ली सल्तनत के पहले जितने भी टॉपिक हमने कवर किए हैं उनकी क्लास नहीं देखी है, तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहां से उनको देखकर अपना फायदा उठा सकते हैं। आज हम बढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत की तरफ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर रेलवे, एसएससी, जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप एमसीक्यूज की तरह इनको लगा सकते हैं। ये मोस्ट है। चलिए ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो बात करें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में, तो भारत पर दिल्ली सल्तनत ने लगभग 320 वर्ष शासन किया। इसने 1206 से 1526 तक शासन किया, जो लगभग 320 वर्ष होता है। यदि पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत ने कब तक राज किया, तो दिल्ली सल्तनत ने भारत पर 320 वर्ष शासन किए। दिल्ली सल्तनत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पर जितने भी जितने भी शासक हुए उन्होंने अपने नाम के आगे सुल्तान लगाया, इसीलिए इनको दिल्ली सल्तनत के अंदर पढ़ते हैं। और जो मुगल थे उन्होंने अपने आगे सुल्तान नहीं लगाया, क्योंकि वो भी तुर्क थे, ये भी तुर्क थे, इसलिए वो अलग से पढ़े जाते हैं। और जो दिल्ली सल्तनत ये अलग से पढ़े जाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत ने 1206 से 1526 तक शासन किया। टोटल अगर बात किया जाए तो 320 वर्ष शासन किया। और दिल्ली सल्तनत में हम 5 डायनेस्टी या 5 वंश पढ़ते हैं, जिसका नाम है मामलुक या गुलाम वंश। दूसरा है खिलजी वंश। तीसरा है तुगलक वंश। चौथा है सैयद वंश। और 5वां है लोधी वंश। गुलाम या मामलिक वंश की बात किया जाए तो इसने 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से लेकर 1320 तक शासन किया। और इसकी बात किया जाए तो ये 1320 से लेकर 1414 तक शासन किया। अगर सैयद वंश की बात किया जाए तो ये 1414 से 1451 तक शासन किया। और लोधी वंश 1451 से 1526 तक किया। गुलाम या मामलिक वंश की बात किया जाए तो ये 1206 से 1390 तक शासन की। गुलाम वंश या खिलजी वंश की बात किया जाए तो ये 1290 से 1320 तक शासन किया। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक शासन किया। सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक शासन किया। और लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक शासन किया। अब इसके बाद मुगल आ जाते हैं, जो 1526 से लेकर 1857 तक शासन करते हैं। तो हम एक एक करके पहले गुलाम या मामलिक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश सबको एक एक करके टॉपिक कवर करेंगे। और इसकी कम से कम 1-2 क्लास हम डिटेल से पढ़ेंगे। आपसे कोई भी डाउट नहीं होगा, तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा और हमारे सभी लेक्चर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि हम इनको बड़ी डीप से पढ़ने वाले हैं। अब बात की देखो, अगर यह पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासन किसने किया, तो खिलजी वंश ने सबसे कम शासन किया। ये सबसे कम शासन किया। और ये तुगलक वंश ने सबसे अधिक शासन किया, सबसे अधिक शासन किया। तो आज हम बात करने वाले हैं मामलुक या गुलाम वंश के बारे में। तो चलिए मामलुक या गुलाम वंश को शुरू करते हैं। इसका क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या लेक्चर है। गुलाम या मामलुक वंश, तो गुलाम वंश ने 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया। अगर बात की जाए इसके संस्थापक की, तो इसके जो संस्थापक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी मामलिक या गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बारे में हम जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक यह गौरी का
गुलाम था। यह गौरी का गुलाम था जो 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर का या कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बना। ठीक, यह गौरी का गुलाम था जो 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा, मृत्यु के बाद लाहौर का शासक बना। तो अगर पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था जो 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर का शासक बना। यदि आप कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और जानना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ये ऐबक है। ऐबक को उसके देखिए, ऐबक जो है, ऐबक को लाल बख्श, पील बख्श या फिर कुरान खां और हातिम, तो ऐबक को लाल बख्श, पील बख्श, कुरान खां और हातिम सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके ये नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक के जो नाम है, लाल बख्श, पील बख्श, कुरान खां और हातिम सेकंड, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम है। अब इनके ये नाम कैसे पढ़े तो चलिए ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ये है, इसके माता पिता के पास पैसे नहीं थे तो इसके माता पिता ने बेचा। तो एक कौन खरीदा? काजी ने इसे खरीद लिया और ये काजी के यहाँ रहता था तो कुरान गाया करता था या कुरान पढ़ता था, इसीलिए इसे लोग बाग इसकी आवाज़ जो थी बहुत सुरीली थी और ये कुरान पढ़ के दूसरों को सुनाया करता था। इसलिए लोग बाग बुलाने लगे, ए कुरान खा इधर आ, कुरान खा इधर आ, कुरान खा इधर आ। इसीलिए इसका नाम पड़ गया कुरान खा, क्योंकि ये कुरान बहुत अच्छी गाता था, बहुत अच्छी पढ़ता था और बहुत अच्छी सुनाता भी था, इसीलिए इसे कुरान खा के नाम से जानते। अब काजी की मृत्यु के बाद उसके जो बच्चे थे, काजी के जो बच्चे थे, उन्होंने ऐबक को दोबारा बेच दिया। तो जब इन्होंने दोबारा बेचा तो एक व्यापारी ने इसे खरीद लिया। अब वो एक व्यापारी है, इसीलिए एक व्यापारी ने इसे खरीद लिया और व्यापारी ने ले जाकर इसे फिर से बेच दिया। तो फिर से इसे मोहम्मद गौरी ने इसे खरीद लिया। देखिए, ऐबक को पहले काजी ने खरीदा, जैसे ही काजी के यहाँ ये पढ़ता था इसलिए इसे कुरान खां के नाम से जानते हैं। तो आपको ये नाम समझ में आया कि इसे कुरान खां नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये काजी के यहाँ सबको कुरान पढ़ के सुनाया करता था। इसे काजी के बाद इसे एक व्यापारी ने खरीदा और व्यापारी ने खरीदने के बाद इसे गौरी को बेच दिया। और जब इसने गौरी को बेचा तो गौरी इसके पास, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास इतनी योग्यता थी, इतना वो शक्तिशाली था, इसीलिए गौरी ने खुश होकर इसे अमीर ए आकुर का पद दिया। अमीर ए आकुर का मतलब होता है, इसे अमीर ए आकुर का पद दिया। अमीर ए आकुर का पद दिया। ठीक, अमीर ए आकुर का मतलब होता है जो घोड़ों का देखभाल होता है, जो जितने भी घोड़े होते हैं, युद्ध के घोड़े होते हैं, उनका एक मंत्री, उन जितने भी युद्ध के घोड़े होते हैं उनका मालिक बना दिया, यानी उनके अंडर में उसका संरक्षण होगा। अमीर आकुर का पद उसे ही कहते हैं, एक प्रकार का मंत्री। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम इसे क्या बनाया? अमीर आकुर का पद दिया। और जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करने के दौरान लाहौर को जीत गया था तो उसे वहां का गवर्नर नियुक्त किया था। लाहौर का गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। और 1206 में जैसे ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, वह लाहौर का शासक बन गया। पहले गवर्नर था, फिर शासक बन गया। ये बात आपको क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं। देखो, लाखों का दान देने के कारण ये बड़ा खुश मिजाज का इंसान था। लाखों का दान देने के कारण इसे लाल बख्श कहा गया। हाथियों का दान देने के कारण इसे पील बख्श कहा गया। कुरान खां, काजी के यहाँ कुरान पढ़ता था इसलिए लोग इसे कुरान खां के नाम से भी जानते हैं। और हातिम जो सेकंड है, इसे एक मिनहाज इतिहासकार ने हातिम सेकंड का नाम दिया।
और मिनहाज जो इतिहासकार है ये नासिरुद्दीन के यहाँ संरक्षण प्राप्त था। मिनहाज इतिहासकार ने गुलाम वंश के बारे में लिखा, पूरा इतिहास इन्होंने नहीं लिखा, इसके बारे में आगे कवर करेंगे। तो लाल बख्श लाखों का दान देने के कारण, पील बख्श हाथियों का दान देने के कारण, कुरान खां काजी के यहाँ रहने के कारण, और हातिम जो सेकंड है उसे मिनहाज इतिहासकार ने कहा, हातिम सेकंड से नाम दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई निर्माण कार्य करवाए, इसलिए हम उनको भी पढ़ लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, उल इस्लाम मस्जिद यह दिल्ली की प्रथम मुस्लिम मस्जिद है। यह दिल्ली की प्रथम मस्जिद है। यह दिल्ली की प्रथम मस्जिद है। यह दिल्ली की प्रथम मस्जिद है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, और यह भारत की प्रथम तुर्क मस्जिद है। यह भारत की प्रथम तुर्क मस्जिद है। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद यह दिल्ली की प्रथम मस्जिद है और यह भारत की प्रथम तुर्क मस्जिद है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली की प्रथम मस्जिद है और भारत की प्रथम तुर्क मस्जिद है, यह तुर्क मस्जिद है। इसके पहले मोहम्मद बिन कासिम ने और बनवाया होगा शायद, या फिर कई राजा महाराजाओं ने कुछ बनवाया होगा। आप ये ध्यान रख सकते हैं कि दिल्ली की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, जिसे वहाँ के प्रसिद्ध जैन एवं विष्णु मंदिरों को तुड़वा कर, वहाँ के जैन और विष्णु मंदिरों को तुड़वा कर बनवाया गया था। उन्हीं के मलबे से जो ईंट पत्थर प्राप्त हुए उसी ईंट पत्थर से बनवा दिया गया। और इसका दूसरा कार्य अगर बात किया जाए तो इसने 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, इसने 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है उसे बनवाया। ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है इसे इसने बनवाया। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्य कौन कौन से हो गए? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में स्थित है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, और तीसरा बात किया जाए तो कुतुब मीनार का कार्य शुरू करवाया। कुतुब मीनार का कार्य शुरू करवाया और ये कार्य पूरा नहीं करवा पाया और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो गुलाम या मामलिक वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके कार्य थे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में स्थित है, कुतुब मीनार का कार्य शुरू करवाया, ये उनके कार्य हो गए। ठीक है, ये सभी MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और इसे 1208 में दास्ता से मुक्ति मिल गई, दास्ता से मुक्ति मिली। इसे 1208 में दास्ता से मुक्ति मिली। इसने अपने नाम के आगे सुल्तान नहीं लगाया, ये ध्यान दीजिएगा, इसने सुल्तान नहीं लगाया, इसने अपने कोई सिक्के नहीं चलवाए और इसने कलमा नहीं खुदवाया। मतलब ये राजा होते हुए भी, एक शासक होते हुए भी अपने नाम के आगे इसने सुल्तान नहीं लगाया। यानी ये अब भी कह रहा है कि मैं मोहम्मद गौरी का गुलाम हूँ और उन्हीं के नाम पे मैं शासन कर रहा हूँ। ये स्वतंत्र शासक नहीं था, यह दिल्ली का स्वतंत्र शासक नहीं था, क्योंकि इसने अपने नाम के आगे सुल्तान नहीं लगवाया, इसने अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए और इसने अपने नाम के कलमा नहीं खुदवाए। ठीक है, क्लियर। अब इसके पीछे इसके कारण थे, अब उस कारण को भी हम जान लेते हैं कि ये शासक क्यों नहीं बना। मोहम्मद गौरी की तो मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण यह स्वतंत्र शासक क्यों नहीं बना, सुल्तान, सिक्के और कलमा। अब ये दिल्ली पर शासन कर रहा, पहले लाहौर पर था, अब दिल्ली चला गया, लेकिन अभी भी राजधानी दिल्ली को नहीं बनाया। इसने अपने नाम के आगे सिपह सलार की उपाधि धारण की, यह सिपह सलार की उपाधि धारण की। ठीक है, यह सिपह सलार, अपने आप को सिपह सलार बोला कि मैं सिपह सलार हूँ मोहम्मद गौरी का, मैं एक सेनापति हूँ, मैं मोहम्मद गौरी का सेनापति हूँ, मैं मोहम्मद गौरी का सिपह सलार हूँ, मैं सुल्तान नहीं हूँ, मैं सिक्के नहीं चलाऊंगा, मैं कलमा नहीं खुदवाऊंगा, मैं एक सिपह सलार हूँ।
इसके स्वतंत्र शासक स्वतंत्र उपाधि सुल्तान की धारण करने और सिक्के न चलवाने और कलमा न खुदवाने के पीछे भी एक कारण था। क्योंकि देखिए, हम कारण को समझ लेते हैं कि आखिर इसने सुल्तान की उपाधि धारण क्यों नहीं की। जैसे मोहम्मद गौरी की 1206 में मृत्यु हो जाती है। जैसे ही 1206 में इसकी मृत्यु हो गई, इसके 3 प्रसिद्ध गुलाम थे जिसका नाम एल्डोज है, एल्डोज, और ये तो स्वयं है ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक और कुबाचा। देखिए, गौरी के 3 प्रसिद्ध गुलाम थे, एल्डोज, ऐबक और कुबाचा। ऐबक को तो जान गए आप, ये दिल्ली का शासक बना। लाहौर जो था, ये लाहौर का शासक था, लाहौर का शासक था। और ये गजनी का शासक बना। जैसे ही गौरी की मृत्यु हो जाती है तो यह गजनी का शासक बना, कुबाचा लाहौर का शासक बना और यह दिल्ली का शासक बना। अब इन्होंने भी अपने नाम के आगे सुल्तान नहीं लगाया, इन्होंने भी नहीं लगाया। अब बची ये इसकी बारी आई तो इसने बोला कि अगर मैं अपने आप के आगे सुल्तान लगाता हूँ, सिक्के चलवाता हूँ और कलमे खुदवाता हूँ तो ये दोनों लोग आक्रमण कर देंगे जिससे मुझे हारना पड़ जाएगा। इन दोनों की नज़र थी यहाँ पर, दिल्ली पर, इसीलिए इसने अपने नाम के आगे सुल्तान नहीं लगवाया। यदि अपने नाम के आगे कोई स्वतंत्र उपाधि धारण करता है, ये दोनों इस पर हमला कर देंगे। इससे बचने के लिए उसने क्या किया, इससे बचने के लिए उसने क्या किया कि जो एल्डोज की पुत्री थी उससे विवाह कर लिया। एल्डोज की पुत्री से इसका अपना विवाह कर लिया, यानी इसको अपना ससुर बना लिया। और ऐबक ने अपनी जो बहन थी उसका विवाह कुबाचा से कर दिया। देखो, इसने संबंध बना लिया। ऐबक ने एल्डोज से अपनी पुत्री का, उसकी एल्डोज की पुत्री से का अपनी से विवाह करवा लिया और अपनी बहन का विवाह कुबाचा से कर दिया। और इसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। इल्तुतमिश ये कौन था? तो ये ऐबक का गुलाम था। कौन था? ऐबक का गुलाम था। ठीक, यह ऐबक का गुलाम था और ये बदायूं का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर। तो ध्यान दीजिएगा, एल्डोज की पुत्री से विवाह ऐबक ने कर लिया, अपनी बहन का विवाह कुबाचा से कर दिया और अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। तो ये मिस्ट्री आपको समझ में आई, इसने अपने संबंध बना लिए। अब बात कर लेते हैं इसकी मृत्यु की। तो इसकी 1210 में मृत्यु हो जाती है। कहाँ पास? लाहौर में पोलो खेलते समय, चौगान या पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। चौगान खेलते समय, चौगान जिसे आज के नाम पर हम पोलो कहते हैं।